1, 2, 3, start. Yes. Good evening, students. Welcome to the DRC Academic new YouTube channels for your Game Changers series. In this series, we include one short rapid revision for your science subjects. So we are going to start from our first chapters, that is chemical reaction and equation. We are going from topic wise topic, and at the last of the session we are including the PYQs and a lot of practice sessions and a lot of quizzes which are very necessary for your exam point of views. So let's start our topics. First of all, we are discussing our first chapter, which is chemical reaction and equation. We all know that it is a one short revision, so we are quickly revise this chapter in a short interval of time. So we are discuss only an important topic and related to there some important questions. So first of all, we are actually knowing that what is chemical reaction. When any chemical change takes place during a reaction, it is form a new substance. That reaction is called a chemical reaction, which means chemical changes. Chemical changes take place. What is chemical changes? Chemical changes means new substance are formed new substances are formed and the reactions are irreversible. Irreversible means the reactant is not converted into the product only. After that, product will not convert into reactant in the same reactant. That is called the chemical change. When the chemical change occur in any reactions, it is called chemical reactions. And what is means equation? Equation means the symbolic representation of any reactions. Which reactions? These are chemical reactions. किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम उनके सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, किस साइड हम रिएक्टेंट को लिखेंगे, किस साइड को प्रोडक्ट को लिखेंगे, एक से ज्यादा रिएक्टेंट पे हम किस तरीके से उनको सेपरेट कर सकते हैं, कैसे इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होगा, कैसे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, इन सबको अपन एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास, मान लो एक कोई भी हमने रिएक्शन लिखी A+B फॉर्म C+T। सिंपली इक्वेशन को लिया हमने, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो भी सब्सटेंस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है, टेल द सब्सटेंस और व्हाट इज द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले जो भी हिस्सा केमिकल रिएक्शन में लेता है तो उसके लिए अपन क्या नाम देते हैं, रिएक्टेंट। क्या कहते हैं उसको, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट रिएक्ट होने के बाद बहुत सारे जो भी हमने यहाँ पर एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में कंबाइंड किए होंगे, उनके बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, नए बॉन्ड के साथ उन्होंने बॉन्डिंग की होगी, नए एलिमेंट्स के साथ वो जुड़े होंगे, नए एलिमेंट्स जुड़ने के बाद उन्होंने कोई भी नया फॉर्मेशन किया होगा सब्सटेंस का, उसी सब्सटेंस को अपन ऊपर पढ़ के आए हैं, वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। और जब वो चेंज एक रिएक्शन में काम करता है तो फिर उसी रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मेशन हुआ C और D का, तो इसको अपन क्या कहेंगे बेटा, प्रोडक्ट। हमने देखा रिएक्टेंट को हम किस साइड लिख रहे हैं, जैसे कि मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं तो मुझे आसानी होगी सीधा बताने में कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हम किसको असाइन करते हैं, रिएक्टेंट को, और उसके अपोजिट हैंड आप इस साइड हम कौन सा हैंड मानते हैं, राइट हैंड साइड। जो प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मेशन हम कौन सी साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं हमारे पास,
जैसे एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, ए और बी दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, प्लस। और भी रिएक्टेंट अगर इसके साथ ऐड अप हो जाते तो हम इनको सेपरेट करने के लिए किसका साइन यूज करते हैं, प्लस का। सेम एज इट इज फॉर प्रोडक्ट, इसके लिए भी अपन किसका साइन यूज करते हैं, प्लस। ये हमारी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी। कुछ और इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं। ये एरो को मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि अगर ये एरो एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब द रिएक्शन विल कंप्लीट। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है, कोई भी इसमें रिवर्सिबल चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। जब इसी को हम तो हाफ रिएक्शन में ब्रेक करते हैं, तो ये हाफ रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा, फॉरवर्ड कहलाती है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और दिस रिएक्शन इज बैकवर्ड। ये एरो का भी यूज करेंगे बेटा जब हमारी रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। उसके बाद कुछ और सिंबल्स थे, जैसे अगर इनके ऊपर एक ऐसा सिंबल लगा रहता है, ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है, आप लोगों को बहुत अच्छी से पता होगा, ये जो है किसको इंडिकेट करता है, हीट को। हीट के बाद अगर सिंबल एक ऊपर की तरफ एरो डिजाइन किया गया है, तो इसके लिए अपन क्या बताते हैं, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बायोलॉजी वाला नहीं है, केमिस्ट्री वाला है, तो इसमें गैसेस इवॉल्व हो रही होंगी, ठीक है। सेम अगर हम इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, तो फिर ये क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आगे इनको डिस्कस करेंगे। हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे आप पता करेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी, ये तो आप ऑन बोर्ड पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। जब आप लैब के अंदर जाते हैं, आपके सामने कोई केमिकल्स रख दिया गया है, उस केमिकल्स को आपसे कहा गया है कंबाइन करिए। कंबाइन करने के बाद उनके कुछ नेचर्स चेंज होते हैं, नेचर्स या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड्स की चेंज होती हैं। उन कंपाउंड से हमें कैसे जज करना है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म की गई है, तो उनके लिए हम कुछ केमिकल रिएक्शंस की क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आपन पूछेंगे, ये आपको पता होगा, बहुत बेसिक सी चीज है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, व्हाट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट सिंपल सी चीज, आप आसानी से बता सकते हैं कि प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ सॉलिड, इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को अगर वो सोल्यूबल नहीं हो रहा है, घुल नहीं रहा है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, बॉटम में सेटल हो रहा है, मड की तरह सेटल हो रहा है, कहीं भी लिक्विड के अंदर फ्लोट भी कर रहा है लेकिन डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो जो डिसॉल्व नहीं होता तो फिर वो एक प्रेसिपिटेट का ले लेता है फॉर्मेशन। और उसी प्रेसिपिटेट की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास निकल के आती है क्या, इसका अगर हम आपको एग्जाम्पल असाइन करें, जैसे कभी आपके एग्जाम में आ जाता है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, आपको हमने कई बार बताया है, जो लेड नाइट्रेट है इसके साथ हम कंबाइन करते हैं पोटेशियम आयोडाइड से। एक रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट के साथ हमने आपको एक और चीज सिंपल सी यहीं पर आपको डिस्कस कर देते हैं कि आपको रिएक्शन कैसे कन्वर्ट करनी है, कैसे रिएक्टेंट कंबाइंड होकर प्रोडक्ट कौन सा बनाएगा, इसके साथ कौन कंबाइंड होगा, इसको हम सिंपल सी ट्रिक के साथ बता देते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो अलग अलग फॉर्मेशन वाले हैं, जैसे आपको ये देखो लेड एक अलग एलिमेंट है, इसको हम ए नाम असाइन कर देंगे, ये नाइट्रेट है इसको बी नाम असाइन कर देंगे, ये पोटेशियम है इसको सी नाम असाइन कर देंगे, और इसको एक डी नाम से असाइन कर देंगे। अब हमारे पास 4 कंपोनेंट है, यदि आपके पास 4 कंपोनेंट वाला सब्सटेंस आता है तो आपको ये याद रखना है कि आप ए वाले कंपोनेंट को किसके साथ कंबाइन करेंगे, डी के साथ। ए वाला जो है किसके साथ जाएगा, डी के साथ, और बी वाला किसके साथ जाएगा, सी के साथ। अब आप आसानी से इसकी रिएक्शन बना सकते हैं। लेड के साथ अगर आयोडाइड कंपाउंड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा,
लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड के साथ अब क्या बचा, पोटेशियम नाइट्रेट। पहले कैटायन का नाम लगाएंगे फिर एनायन का नाम लगाएंगे। ये तो आईयूपीएससी का जनरल रूल था, 9th क्लास में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड बनाते हुए सीखा था कि सबसे पहले कैटायन को लिखेंगे उसके बाद एनायन को लिखेंगे। तो पोटेशियम नाइट्रेट। अब आती है अपनी पहली मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी कि जो ये लेड आयोडाइड बना है, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ है, ये येलो कलर का हुआ है, येलो कलर का हुआ है। इसका मतलब ये सारे के सारे पहले कैसे थे, कलरलेस। मैं पेन वही यूज कर रहा हूँ जो इनका कलर था, ये कलरलेस था, ठीक है, ये भी कलरलेस था। दो कलरलेस सब्सटेंस को जब आपस में आपने कंबाइन कर दिया तो आपको क्या मिला, येलो कलर का सब्सटेंस मिला। इसका मतलब कलर चेंज हुआ है। कलर चेंज तो हुआ है, साथ में जो येलो बना है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बना है। यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में फॉर्मेशन हुआ है इसका मतलब हमारे पास जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वो यहाँ पर क्लियर होती है। जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास लेड आयोडाइड जो येलो कलर के साथ निकल के आता है, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट आता है। कलरलेस सब्सटेंस से कलरफुल सब्सटेंस बन गया। इसका मतलब हमारे पास सेकेंड जो है वो रिएक्शन क्या हो गई, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन की चेंज होकर आती है क्या, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। इस चेंज इन कलर में एक बार एग्जांपल लेते हैं अपन, क्या, रस्टिंग। क्या नाम लेते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज से फेमिलियर हैं, ठीक है। हमारे घर में जो आयरन होता है आर्टिकल्स, उस सारे के सारे अगर उनको दो कंडीशन मिल जाए, कौन कौन सी, एक कंडीशन क्या होती है बेटा, मॉइस्चर, यानी कि वाटर अवेलेबल हो जाता है कहीं से अगर इसको, तो रस्टिंग की कंडीशन बन जाएगी। दूसरा जो है एयर, एयर में कौन सी गैस में होगी, ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक लेवल पर हुई थे, अगर ये दोनों कंडीशन आ रही हैं तो 100% इसके अंदर रस्टिंग हुई है। रस्टिंग हुई है तो हम जानते हैं नॉर्मल आयरन कैसा होगा बेटा, लस्ट्रस। कैसा होगा, चमकीला, ठीक है, क्योंकि मेटल है, मेटल था इसलिए कैसा है, लस्ट्रस। लेकिन जैसे इसके अंदर क्या हुई बेटा, रस्टिंग, रस्टिंग ने इसका कलर कैसा कर दिया, लस्ट्रस से ब्राउन, और कैसी बन गई ये, फ्लिस्की। फ्लिस्की का मतलब होता है नॉन स्टिकी, चिपकेगी नहीं। आप हाथ पर रखना, फूंक मार देना, वो पूरी की पूरी जो भी रस्टिंग थी सारी की सारी उड़ जाएगी। हमारे घरों में बहुत सारी जगह पर रस्टिंग हो जाती है। जब हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेंट करते हैं तो उससे पहले उसको घिसते हैं। घिसने से क्या होता है, जो ब्राउन कलर की फ्रिस्की लेयर आई है उसके ऊपर जो नॉन स्टिकी है वो यहाँ पर चिपकी नहीं रहेगी, जड़ जाएगी। जड़ जाने से क्लीन मेटल मिलेगा। वापस से उसको क्या कर देंगे, जितना भी बचा है, बीक तो हो चुका है क्योंकि ये कोलोजन का भी एप्लीकेशन है, आगे चल के पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये बीक तो हो चुका है, तो इसको पेंट करने से थोड़ा भी लाइफ लॉन्ग इसका लाइफ लॉन्ग बढ़ा देंगे, तो उसके लिए अपन इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बेटा हमारे पास, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगी चेंज इन स्टेट। स्टेट में सॉलिड से लिक्विड जा सकता है, लिक्विड से गैस जा सकता है, गैस से एक्वस हो सकता है, ठीक है। लिक्विड से भी आगे चल के कैसे बदल सकता है, गैस में, गैस से आगे चल के एक्वस में बदल सकता है, गैस से सॉलिड हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड में बदल सकता है, ठीक है। वापस से सेम हो जाएगी। फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। एक्वस से सॉलिड हो सकती है, सॉलिड से लिक्विड हो सकती है, कोई भी स्टेट क्या हो सकती है, इसमें चेंज हो सकती है। तो उसी चेंज को अपन क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन परफॉर्म केमिकल चेंज परफॉर्म केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। फोर्थ अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकल के आती है बेटा, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है चेंज इन टेम्परेचर। इसमें इंपोर्टेंट चीज ये आती है,
इस कैरेक्टरिस्टिक से आपके पास सवाल आ जाते हैं एज इट इज एमपी बोर्ड के पेपर में। क्या चेंज इन टेम्परेचर के लिए अपन दो रिएक्शंस पढ़ते हैं, एक होती है इसमें एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। आपको एक्सो का मतलब समझ में आता है आउटसाइड, यानी कि कोई भी चीज बाहर है तो रिलीज होगी, आउटसाइड से आप याद रखेंगे कि इसका रिलीज होना है। रिलीज किसका होना है? थर्मल टर्म आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हीट कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेगी। तो रिलीज हीट आउटसाइड मतलब किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वेसल से, किसी भी केमिकल से हीट बाहर निकल के आ रही है, इसका मतलब वो रिएक्शन कौन सी कर रही है? परफॉर्म एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के बाद दूसरी रिएक्शन आती है एंडोथर्मिक, जिसका मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है आपको पता ही होगा इनसाइड। ठीक है, कोई भी चीज इनसाइड होती है तो क्या होगी बेटा? वो एब्जॉर्ब। क्या होगी? क्या एब्जॉर्ब होगी? थर्मिक टर्म लगा है तो हीट जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर वो क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है इसमें फोटोसिंथेसिस इंक्लूड होता है। क्यों फोटोसिंथेसिस क्यों इंक्लूड होगा? क्योंकि सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी इज फॉर्म ऑफ हीट, वी स्टडी इन प्रीवियस क्लास 9th स्टैंडर्ड वर्क एनर्जी चैप्टर में। ठीक है, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो सब एक्सोथर्मिक होंगे। क्यों? जब डिस्प्लेसमेंट में अपन ने क्या पढ़ा है? हायर रिएक्टिव मेटल जो होता है लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। जब वो डिस्प्लेस करता है तो किसी अमाउंट की हीट रिलीज करता होगा, तो रिलीजेशन ऑफ हीट क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये किसके अंदर आएंगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या बचती है बेटा? चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया है, कलर का चेंजेशन हो गया, स्टेट का चेंजेशन हो गया, टेम्परेचर का चेंजेशन हो गया। अगला कौन सा बचता है? फॉर्मेशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, फॉरगेटेड हो गया। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस आपकी एनसीईआरटी में इसको दिया गया है, इसलिए आपको ध्यान से इसको सुनना है। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस में क्या होगा? कोई भी मेटल है प्लस एसिड, ये आपके एसिड बेस चैप्टर के हिसाब से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एसिड की रिएक्शन अपन किसके साथ करेंगे? मेटल के साथ। तो क्या बनाएगा? यहाँ पर मेटल सॉल्ट बना देगा और यहां से निकल जाएगी, और मैंने कुछ नहीं कहा निकल जाएगी, सिर्फ क्या लगाया है? एरो। क्यों? अभी आपको एरो में सिखाया है मैंने। अगर ये साइन लगाया तो दिस साइन विल इंडिकेट द एवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस। हाइड्रोजन गैस निकली, ये कैसे पता? ये ऐसे पता चलेगा, जो H2 गैस होती है वो एक साउंड क्रिएट करती है, पॉप साउंड। कब करती है? व्हेन वी फायर एट द टॉप ऑफ वेसल्स। जिसमें आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस जगह पर क्या होगा बेटा? एक पॉप साउंड क्रिएट होगा, जिससे अपन समझ जाएंगे ये गैस जो है वो हाइड्रोजन की। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जिंक एक मेटल होता है, उसको मैंने H2SO4 के साथ मिला दिया। दूसरा केमिकल का हम आपको तरीका सिखाते हैं। अभी 4 वाले सब्सटेंस थे हमारे पास, तो एक को D से मिलाया था, B को C से। अब 3 वाला है तो इसको नाम A असाइन कर देंगे, इसको B असाइन कर देंगे, इसको C। A जो है वो किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा? C के साथ। ठीक है, फिर से लिखते हैं, Zn प्लस H2SO4। Zn किसके साथ जाएगा? SO4 के साथ। क्या बना लेगा? ZnSO4 प्लस क्या निकलेगी? H2 गैस, और ये H2 गैस क्या करेगी? ऑपोजिट निकालेगी। ये हमारी खत्म होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, क्या होती है रिएक्शन सी हो गई,
केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स भी हैं कुछ आपको याद रखने हैं। जैसे जनरली जैसे कभी एप्पल्स खाते हैं अपन, तो कुछ समय अगर हम लेट हो जाते हैं तो उस पर एक ब्राउन लेयर चढ़ जाती है, वो ब्राउन लेयर भी उसका नेचर क्या कर रही है, चेंज। बहुत सारे लोग बताते हैं फ्रूट्स वगैरह पक जाते हैं, पकने के बाद वो वापस कच्चे नहीं हो सकते। सब्जी को हम पकाते हैं, वो वापस से हम उसको कच्चे नहीं बना सकते। ये कई सारे चेंजेस जो होते हैं केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन आवर सराउंडिंग्स आर गिवन फॉर द केमिकल चेंजेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो क्या है, बैलेंसिंग। ठीक है, स्लाइड को आगे करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले अगर कोई भी कंडीशन दो प्रकार से होगी बैलेंसिंग में, कब बैलेंस करेंगे, जब रिएक्शन कैसी हो, अनबैलेंस्ड। कैसी हो, अगर बैलेंस्ड है तो फिर हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस्ड कब मानी जाएगी, व्हेन रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट और RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS। अनबैलेंस कंडीशन कब होगी, जब रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट और LHS इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, अनबैलेंसिंग कंडीशन देख ली। बैलेंसिंग ये किस लॉ पर बेस्ड होती है, एक इंपॉर्टेंट लॉ रहता है जो 9th क्लास में अपन डिस्कस करके आए, क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है ये लॉ, mass of reactant neither be created nor be destroyed in any chemical reaction which means it is equal to product। जितना मास A और B मिला के करेंगे उतना ही C और D फॉर्म करेगा। कोई भी अगर A के पास 40 ग्राम सब्सटेंस है और 60 ग्राम B के पास है तो दोनों मिला के 100 हो गया। C जो प्रोडक्ट बन रहा है अकेला ही अगर वो 100 ग्राम को बना रहा है तो वी आर ऑलवेज अकॉर्डिंग टू लॉ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट। वो अकेले ही बना रहा है, वो दो मिलके बना रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। टोटल प्रोडक्ट वहाँ 100 बन रहा है और यहाँ भी 100 रिएक्ट हुआ था, तो दोनों को मिला के अपन क्या कहेंगे, मास कंजर्व हो रहा है, ना क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय। इस लॉ को देने वाले लेवोसियर थे, एंटोनियो लेवोसियर, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। अब अनबैलेंसिंग कंडीशन आ गई तो इसके लिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस के लिए इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं, पहला स्टेप था वर्ड इक्वेशन, वर्ड के फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक है, वर्ड इक्वेशन के बाद उनके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म इक्वेशन, सिंबॉलिक फॉर्म के बाद बेटा तीसरा क्लोज इन अ बॉक्स, क्लोजेस देम इन अ बॉक्स। ठीक है, चौथा बैलेंस द लार्ज कंपाउंड। लार्ज कंपाउंड में भी ऐसा एलिमेंट करना है जिसके पास विदाउट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनको अभी हमें बैलेंस नहीं करना है। सबसे पहले ऐसे एलिमेंट को करेंगे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं लेता है। फिर उसके बाद अगर हमने ये एलिमेंट बैलेंस कर दिया फिर करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। पानी का मॉलिक्यूल ऐड करके हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे। जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होगी, चेंज। हाइड्रोजन की वैल्यू चेंज होगी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस, लास्ट में बैलेंस हाइड्रोजन एंड चेक LHS इक्वल टू। सिंपल सी आपके एनसीईआरटी की रिएक्शन सबसे पहले लेते हैं। आई हैव अ कंपाउंड्स मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स ओनली MgO। ठीक है, इसको अगर हम, ये हमारे पास एक रिएक्शन है तो इसको सबसे पहले अगर रूल के हिसाब से जाए तो इसको मैग्नीशियम लिख सकते हैं
प्लस ऑक्सीजन लिख सकते हैं, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये Mg मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है। ठीक है, अब तीसरा इनको हमें क्या करना है, बॉक्सेस में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, लार्जेस्ट सब्सटेंस एलिमेंट्स हमें देखना है, तो Mg एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर चुका है। इसके अंदर सबसे पहले बिना ऑक्सीजन नाइट्रोजन को देखना है, तो मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, तो हमें कोई बैलेंस करने की मैग्नीशियम को आवश्यकता नहीं। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बेटा, एक, यहाँ कितना है, दो, यानी कि हमें यहाँ कितने ऑक्सीजन चाहिए, कभी भी हमें कोएफिशिएंट नीचे ऐड नहीं करना है। ठीक है, हमेशा बॉक्स इसीलिए लगाया जाता है, जो आगे लिखते हैं इनको स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, इनकी स्टडी के लिए हमें बॉक्स बंद करने पड़ते हैं। क्या हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद क्या मैग्नीशियम के नंबर्स चेंज हो गए, जब हमने LHS RHS इक्वल किया तो नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ा बेटा, दो मैग्नीशियम को यहाँ भी लगाना पड़ा। अब रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड, 2Mg 2Mg, ऑक्सीजन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन 2, दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग इक्वेशन। कई सारे चार्जेस के लिए भी आती है। ठीक है, बैलेंसिंग इजी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देख लिया जाता है। क्वेश्चन ऐसे देख लिया जाता है, इस बॉक्स के आगे A लगा दिया जाएगा, इस बॉक्स के आगे B लगा दिया जाएगा, इस बॉक्स के आगे C लगा दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ A, B एंड C। A, B एंड C के कोएफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 2, तो इस प्रकार से हम रिएक्शन में कर सकते हैं बैलेंस रिएक्शन करने के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बेटा कहेगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, थोड़ा फास्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, कंबाइंड ऑफ मोर देन 1 और 2 रिएक्टेंट्स या 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स, ऐसा कह सकते हैं। अकेले रिएक्टेंट्स नहीं, A plus B gives only C, it means more than 1 or 2 रिएक्टेंट। एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिला सकते हैं, बट ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस H2 गिव्स NH3। यहाँ बैलेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्या नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने लगा देंगे, 2। इन नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 6, तो यहाँ पर कितना लगा देंगे। नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। क्या एक से ज्यादा रिएक्टेंट थे, कंबाइंड होने पर सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये रिएक्शन कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी रिएक्शन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सेम चीज, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। क्या रिएक्टेंट कैसा होगा बेटा, सिंगल रिएक्टेंट, मोर देन 1 एंड 2, एक या एक से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल